नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विवाह संस्था के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम विवाह संस्था की बात करें तो विवाह वो संस्था है जो यौन संबंधों को सामाजिक स्वीकृति और उनके द्वारा उत्पन्न संतान को वैधता प्रदान करता है। वास्तव में विवाह पति पत्नी के बीच स्थापित होने वाला एक सामान्य संबंध ही नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है। आदिम समाजों से लेकर के और आधुनिक समाजों तक में विवाह की संस्था रही है। हालांकि समय के साथ में और स्थान के हिसाब से इनमें भिन्नताएं पाई जाती रही है। भारत में प्रत्येक धार्मिक समुदाय, सांस्कृतिक क्षेत्र और जनजातीय समुदाय में विवाह का एक विशिष्ट स्वरूप है। अगर विवाह के उद्देश्य की बात करें तो हमारे यहाँ पे विवाह है उसको एक संस्कार के रूप में और एक पवित्र कार्य, एक पवित्र कर्म के रूप में माना गया है। वैसे विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो प्रायः सभी समाजों में पाई जाती है। अंतर सिर्फ इसके स्वरूप को लेकर है। किसी किसी समाज में विवाह यौन संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता, बल्कि संपत्ति के बंटवारे को रोकने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए नागा जनजाति में पुत्री द्वारा सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा पुत्र द्वारा सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा पत्नियों से विवाह की परंपरा प्रचलित है। हालांकि ये हम सब के लिए अटपटी है, पर वहाँ ये इसलिए किया जाता है ताकि संपत्ति का बंटवारा है वो न हो। भारत में अगर हम जो विवाह संस्था है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसको बहुत ही एक विशद रूप में बताया गया है। और मजूमदार और मदन ने भी लिखा है कि विवाह संस्था में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। तो विवाह समाज द्वारा स्वीकृत एक सामाजिक संस्था है जो दो विषम लिंगी व्यक्तियों को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। और इस नाते देखें, जहाँ तक सामाजिक स्वीकृति इसके साथ जुड़ती है उस संदर्भ में तो विवाह संबंध बहुत ही व्यापक होते हैं, जिसमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव, प्रतिबद्धता, देखभाल, सहायता, एक दूसरे को निरंतर सहारा देना, ये सारी चीज़ें विवाह में शामिल है। इसलिए विवाह के पश्चात उत्पन्न संतान को वैध माना जाता है। विवाह के उद्देश्यों की जहाँ तक बात है तो मुर्डोक ने विश्व के 250 समाजों के अध्ययनों उपरांत विवाह के 3 उद्देश्यों का उल्लेख किया: यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। विवाह के प्रकार की बात करें तो विभिन्न समाजों में पाए जाने वाले विवाह के स्वरूपों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। वेस्टमार्क ने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में लिखा है कि एक विवाह कोई विवाह का आदि स्वरूप माना जाना चाहिए। एक विवाह 2 प्रकार का होता है: क्रमिक एक विवाह और एकल विवाह। क्रमिक एक विवाह इस प्रकार के विवाह में एक समय में पुरुष का एक ही स्त्री से ही संबंध होता है, परंतु वह किसी एक को छोड़कर या मृत्यु के उपरांत दूसरी से विवाह कर लेता है। एकल विवाह में केवल एक स्त्री का विवाह एक ही पुरुष से होता है। किसी एक की मृत्यु के बाद भी वह दूसरा विवाह नहीं करते हैं। यानी जब विडो रीमैरिज होती है तो वो क्रमिक एक विवाह कहलाता है। और अगर लाइफ पार्टनर में से किसी एक की डेथ हो जाए उसके बाद विवाह न करे तो वो एकल विवाह कहलाता है। ये एक एकल विवाह और क्रमिक एक विवाह, यानी ये 2 इनमें अंतर है। कई बार इसके ऊपर छोटा सवाल आ जाता है कि एकल विवाह और क्रमिक एक विवाह में अंतर बताइए, तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विवाह का दूसरा प्रकार है बहुविवाह। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के प्रमुख 4 रूप पाए जाते हैं। बहुपति विवाह, इसमें एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह होता है। जैसे द्रौपदी जो है उसके 5 पति थे, तो ये बहुपति विवाह हो गया। भ्रातृक बहुपति विवाह, इस प्रकार के विवाह में पति आपस में भाई होते हैं। उदाहरण स्वरूप खस टोडा या कोटा जनजाति में ऐसा पाया जाता है। द्रौपदी का उदाहरण भी यहाँ ले सकते हैं क्योंकि वो 5 पति थे, वो आपस में भाई थे। तो ये मतलब बहुपति विवाह का सब टाइप है कि बहुपति विवाह में एक स्त्री के एक से अधिक पति होते हैं। अब वो सारे पति अगर भाई हो आपस में तो फिर ये फ्रेटर्नल पोलिएंड्री कहलाया जाएगा, यानी भ्रातृक बहुपति विवाह। किंतु अगर वो आपस में भाई नहीं हो तो ये अभ्रातृक बहुपति विवाह होगा। इस प्रकार के विवाह में पति आपस में भाई नहीं होते हैं। जैसे नाया जनजाति में वेस्टमार्क के अनुसार लिंग अनुपात का असंतुलित होना ही बहुपति विवाह का कारण है। समनर और कनिंघम एवं डॉक्टर सक्सेना ने भी बहुपति विवाह के लिए गरीबी को मुख्य कारण माना है। दूसरा जो है वो पोलीगेमी है। पोलीगेमी में ये बहुपत्नी विवाह कहलाता है। ऐसा विवाह जिसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। इसमें भी नागा, गोंडा, बेगा, भील, टोडा, लुशाई, नंबूदरी, ब्राह्मण, ये जो कुनबे हैं इनमें ये विवाह
आज भी पाया जाता है। दूसरा है बायोगेमी, ये द्विपत्नी विवाह है। इस प्रकार के विवाह में एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से विवाह करता है। कई बार पहले स्त्री के संतान न होने पर भी दूसरा विवाह कर लिया जाता है। ये कुछ जनजातियों में पाया जाता है और आज से अगर 70-80 साल पीछे जाएं तो ये ग्रामीण जो भारतीय समाज है उसकी एक सामान्य विशेषता थी। विशेषकर जो ऐसे पुरुष होते थे जो जिनका होल्ड होता था, कुछ जमींदार, जागीरदार या चौधरी टाइप के लोग, वो अक्सर दो पत्नियां रखते थे, क्योंकि पत्नियों को हमारे यहाँ एक तरह से संपत्ति के रूप में माना जाता था। हालांकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत बात है, पर ऐसा था, इस कारण ये प्रचलन में था हमारे यहाँ पे द्विपत्नी विवाह। एक बहुपति विवाह का स्वरूप होता है समूह विवाह, जिसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। इसमें प्रत्येक जो पुरुष है उसकी प्रत्येक स्त्री पत्नी होती है और प्रत्येक स्त्री का प्रत्येक पुरुष पति होता है। तो विवाह की प्रारंभिक अवस्था में यह स्थिति रही होगी, ऐसा उद्विकासवादी मानते हैं। वेस्टमॉर्क ने भी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में इसी बात को लिखा है। अब हम बात करते हैं विवाह के दूसरे स्वरूप के संबंध में, वह अधिमान्य विवाह। इसमें जीवन साथी का चुनाव के लिए किसी एक समूह को वरीयता दी जाती है, अर्थात व्यक्ति को पहले से ये पता होता है कि उसे अपना जीवन साथी किस समूह से प्राप्त करना है। अधिमान्य विवाह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक सहोदरज विवाह, जिसे कज़न मैरिज कहते हैं, यानी एक ही भाई बहन के संतानों के बीच में होने वाला विवाह सहोदरज विवाह कहलाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, सलिंग सहोदरज विवाह और विलिंग सहोदरज विवाह। पैरेलल कज़न मैरिज जो होती है, इसमें एक ही लिंग की सहोदरजों की संतानें चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच होने वाले विवाह को सलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने इस प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है। अरब लोगों और मुस्लिम धर्मावलंबियों में ये विवाह प्रमुख रूप से पाया जाता है। दूसरा है क्रॉस कज़न मैरिज। क्रॉस कज़न मैरिज का जो जिक्र है वो टाइलर ने किया है। इसमें विषम लिंगी सहोदरजों की संतानें जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह होता है। इस प्रकार के विवाहों के 2 रूप प्रचलित हैं, पिता की बहन और बुआ आदि के लड़के और माँ के भाई और मामा आदि की लड़की के बीच वरीयता दिए जाने वाले विवाह को मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहा जाता है। इसके विपरीत जहाँ माँ के भाई, मामा आदि के लड़के और बुआ की लड़की के बीच विवाह को वरीयता दी जाती है तो यह पितृपक्षीय विलिंग सहोदरज विवाह कहलाता है। विवाह का एक प्रकार देवर विवाह और भाभी विवाह भी है, जिसमें मृतक पति के छोटे भाई से विवाह संपन्न होता है। भारतीय समाज में निम्न जातियों में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अहीर जाति में यह प्रचलित है। खरिया संथाल जनजाति में भी यह विवाह पाया जाता है। सोरोरेट मैरिज, साली विवाह, इसमें मृतक पत्नी की बहन से विवाह होता है। कभी कभी अपवाद स्वरूप संतान प्राप्ति के लिए भी इस प्रकार का विवाह होता है। गोंड व खरिया में विशेष रूप से यह प्रचलित है। तो ये विवाह के कुछ प्रकार थे। अब अगर हम विवाह की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करें तो मार्गन ने जो उद्विकास सिद्धांत दिया है वो ये कहता है कि विवाह संस्था का क्रमिक विकास हुआ है। समाज की प्रारंभिक अवस्था में विवाह नामक संस्था का अभाव था। प्रारंभ में समाज में यौन साम्यवाद की स्थिति थी। पुरुष को किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता थी। धीरे धीरे मानव समाज के विकास के साथ ही विवाह संस्था का क्रमिक विकास हुआ है, जिसकी उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है: समूह विवाह, संडेसमियन विवाह और व्यवस्थित विवाह। इसी तरह से जो और विद्वान है उन्होंने भी जब उद्विकासवादी सिद्धांत दिया तो उसको उन्होंने बताया है। मुख्य रूप में वो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और एक विवाह के रूप में इसको समझाते हैं कि वर्तमान जो स्वरूप है एक विवाह का, ये क्रमिक विकास की प्रक्रिया में हाँ हम इस स्वरूप पर आए हैं। वेस्टमार्क ने जो विवाह का सिद्धांत दिया है वो वेस्टमार्क का ये कहना है कि मनुष्य पशु से भिन्न होता है। मनुष्य में अपनत्व में ईर्ष्या की भावना पाई जाती है, इसलिए जिसके साथ वह एक बार यौन संबंध स्थापित कर लेता था तो उसको अपना मानता था। इसलिए एक विवाह मानव समाज विवाह का स्थायी रूप था और है। बहुपति या बहुपत्नी विवाह तो केवल वैवाहिक आदर्शों का उल्लंघन मात्र है। तो वेस्टमार्क है वो ये कहते हैं कि आदि स्वरूप है एक विवाह का, जबकि मॉर्गन ने ये कहा कि क्रमिक विकास में ये बाद में ये स्वरूप आया है। विवाह से संबंधित अगर नियमों की बात करें तो इसमें मुख्यतः जीवन साथी के चुनाव में 3 बातों का ध्यान रखा जाता है: चुनाव का क्षेत्र, चुनाव का पक्ष और चुनाव की कसौटियाँ। हिंदू विवाह से संबंधित नियमों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अंतर्विवाह, एंडोगेमी जो है, इसका तात्पर्य एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे। दूसरा एक्सोगेमी जो है वो बहिर्विवाह है, जिसका तात्पर्य व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के अगर स्वरूप की बात करें तो एक गोत्र बहिर्विवाह होता है, जब सगोत्र विवाह का निषेध है, अपने गोत्र से बाहर विवाह किया जाता है। सपरिवार बहिर्विवाह का मतलब है कि एक
समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही परवर से संबद्ध मानते हैं और उस परवर में वो शादी नहीं करते हैं। सैपिंड बहिर्विवाह का मतलब हो गया कि जो मृत व्यक्ति के पिंडदान देने वाले या उसके रक्त से जो संबंधित लोग होते हैं वो लोग अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, इसलिए वो अपने पिंड से बाहर शादी करते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे सभी लोग जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सपिंडी है। वशिष्ठ ने पिता की ओर से 7 व माता की ओर से 5, गौतम ने पिता की ओर से 8 व माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक के लोगों से विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया, उनको सैपिंडी माना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने सैपिंड बहिर्विवाह को मान्यता प्रदान की है। माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सैपिंडियों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है। फिर भी यदि किसी समूह की प्रथा अथवा परंपरा इसे निषिद्ध नहीं मानती है तो ऐसा विवाह भी वैध माना जाएगा। ऐसा जो 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम है उसमें कहा गया है। एक ग्राम बहिर्विवाह भी प्रचलित है। उत्तर भारत के कई गांवों में जहाँ की खाप पंचायतें वहाँ ऐसा होता है। ग्राम बहिर्विवाह की प्रथा काफ़ी प्राचीन है। पंजाब एवं दिल्ली में उस गांव में भी विवाह वर्जित है जिसकी सीमा व्यक्ति के गांव से मिलती है, यानी अपने गांव के साथ साथ में पड़ोस का गांव है वहाँ भी। टोटम बहिर्विवाह, टोटम के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ा है कि टोटम का जो नियम है वो इस प्रकार का है कि कोई भी जनजाति किसी पशु पक्षी पेड़ पौधे या निर्जीव किसी भी वस्तु को अपना टोटम मानती है तो वो टोटम उनके लिए एक विश्वास और आदर की वस्तु होती है और अपने आप को वो आध्यात्मिक रूप से उसे जोड़ते हैं। तो एक टोटम में विश्वास करने वाले लोग अपने आप को परस्पर बहन भाई समझते हैं, इसलिए विवाह नहीं करते हैं। अनुलोम विवाह है जब एक उच्च वर्ण जाति उपजाति कुल या गोत्र के लड़के का विवाह किसी ऐसी लड़के से किया जाए जिसका वर्ण जाति उपजाति कुल या गोत्र लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह उसका उल्टा है, जब लड़की उच्च वर्ण की होती है और लड़का निम्न वर्ण का होता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अगर हम विवाह के स्वरूप की बात करें तो हिंदू विवाह जो है उसको एक संस्कार माना गया है और ये संस्कार इसलिए माना गया कि इसमें विभिन्न तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। विवाह के प्रकार बताए गए हैं, उस आधार पे हिंदू विवाह को एक संस्कार माना जाता है। तो वो हिंदू में विवाह के क्या प्रकार हैं उसके ऊपर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे।